हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो फाइनली आज की जो हमारी क्लास है वो है पहली क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में। तो वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पहले भी पढ़ रखी होंगी, बट फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में बहुत सारे नए फैक्ट्स आपके साथ सामने आएंगे। बट उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग जरा ये जानते हैं, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स। ठीक है। वेल, अगर हम लोग यहाँ पर ये जाने कि आखिर ज्योग्राफी में हमको पढ़ना क्या है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। वैसे आपके बाकी जितने भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं वो आपको सारी चीज़ें बताते रहते होंगे कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। इनिशियल सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। ठीक है। आपका जो फार्मा का एग्जाम हो रहा है वो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा वो फैक्ट बेसिस पे पूछेगा, क्योंकि सीधी सी बात है फार्मा का इस पार्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो नॉन फार्मा वाला पार्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब जान के आप करोगे भी क्या? आपसे तो पूछेगा नहीं कि ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फार्मा में। ये सिर्फ क्या है, केवल एक सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। जितना भी जीके जीएस आपके सामने आ रहा है ये कंप्लीट जीके जीएस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। दैट्स इट। तो आपको उतना ही जानना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज़्यादातर बनेंगे फैक्ट बेसिस पर। किससे? फैक्चुअल बेसिस पे बनेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को टारगेट करना है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आप इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने की ज़रूरत है। ठीक है। और ना ही इतना कम जानने की ज़रूरत है कि आप कभी समझ ही ना पाओ चीज़ों को। अब पढ़ने का देखो एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, अगर आप फैक्ट्स याद कर रहे हो, तो आपके एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में तो काम आएगा आएगा। दूसरी एक चीज़ ये भी होती है, पढ़ने का एक इंटरेस्ट ये भी होना चाहिए कि यार ठीक है, मेरे का एग्ज़ाम में काम आएगा एज वेल एज़ आगे चलकर मेरी लाइफ में भी काम आएगा। आपके बच्चे होंगे उनको पढ़ाओगे, या फिर आगे चलकर भी कोई एग्ज़ाम देना चाहोगे तो वहाँ पे आपके काम आएगा। तो ये सोच के हमेशा पढ़ना है ताकि आपके लिए हमेशा चीज़ें इंटरेस्टिंग बनी रहे। अदरवाइज़ आप हमेशा यही सोचते रहोगे यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो फार्मा का एग्ज़ाम है, आपको ही पता है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको पढ़ना भी है। वेल, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आखिर ज्योग्राफी में हम पढ़े क्या, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के हमें एक अच्छा खासा स्कोर मिल सकता है। भाई देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, बट जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में इनिशियल आप लोग दो चीज़ों में डिवाइड करोगे इसे। सबसे पहले आपका पाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट, एंड दूसरा आएगा आपका इंडियन वाला पार्ट। कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट। मेन आपको जो फोकस करना है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट पे करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी पार्ट है ये ज़्यादातर आपको फैक्ट बेसिस पर याद करना है। कहाँ पे? फैक्ट के बेसिस पे याद करना है। जैसे सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, इनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें जो हम देखेंगे फैक्ट बेसिस पे होंगे और बहुत आराम से आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट थोड़ा सा आपको ठीक से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका फोकस भी या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स पे रहेगा। कई बार इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जगह पर आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी भी लिखा मिल जाए तो उसमें परेशान मत होना, एक ही बात है। और इसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बट वो सारी चीज़ें भी एक्चुअल में फैक्ट बेसिस पर ही पूछी जा रही हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है। ठीक है। तो फाइनली शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने आज के लेक्चर के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूनिवर्स के बारे में। आखिर यूनिवर्स है क्या? अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो तो मुझे लगता नहीं वैसे कोई बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है। बहुत इजी शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। इनिशियली यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये शुरुआत हुई कैसे। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले आता था, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले सारी की सारी चीज़ें क्या डस्ट पार्टिकल्स थी, गैसेस थी, और ये सब आपस में आकर क्या हो गए? मिल गए, है ना। ये सब चीज़ें क्या हुई? आपस में आकर मिल गई धीरे धीरे। एक सेंट्रलाइज ग्रेविटी का क्या हुआ? सिस्टम आ गया। बट क्या ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव था? क्या ये उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल था? नहीं था। तो इनिशियल सबसे पहला जो थ्योरी आई थी वो आई थी नेबुला थ्योरी, फर्स्ट जो थ्योरी थी। ठीक है।
जो सबसे पहली थ्योरी थी वो कौन सी थी? नेबुला थ्योरी थी। इसमें बताया क्या गया? इसमें बताया ये गया कि यहाँ पर बहुत सारे गैसेस के क्लाउड्स थे, पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे। ये सब के सब एक सेंटर पॉइंट पे आकर क्या हो गए? कंसंट्रेटेड होते चले गए। एक सेंटर पॉइंट पे आकर क्या होते चले गए? कंसंट्रेटेड होते चले गए, घिरते चले गए। धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हुआ? जब फोर्स लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है? चीजें घूमनी शुरू हो जाती है, रोटेशन शुरू होता है। तो सेम वो चीज यहां पर भी होती है, रोटेशन शुरू हो जाता है इसका। रोटेशन की वजह से ये क्या? एक डिस्क की फॉर्म में आ जाता है। किसकी फॉर्म में आ जाता है? एक डिस्क फॉर्म में आता है। धीरे धीरे सेंटर पॉइंट जो था वहां पर और ज्यादा फोर्स बढ़ने लगा। जैसे जैसे सेंटर पॉइंट पे फोर्स बढ़ा, बीच में क्या हुआ? एक सर्कुलर पैटर्न हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलता है। इसी को हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास बोला। और शायद मे बी यहीं से हमारे सूरज की शुरुआत हुई होगी, सन की शुरुआत हुई होगी, है ना। तो सूरज सबसे पहले आया है तो कहाँ पर आया? हमको यहाँ पर दिखाई दिया। आगे चलकर इसी सूरज के आसपास अन्य प्लेनेट और ये सब चीजें भी आनी शुरू हो गई। तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया था। बट ये जो पहली थ्योरी थी, क्या ये सच में उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी? इनिशियली जब तक हमारे सामने बाकी की इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी तब तक हम लोग यही मानते थे जो नेबुला थ्योरी है उसी के थ्रू क्या हुआ है? सारी चीज़ों का ओरिजिन हुआ है। सारी चीज़ों का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस, इन सब ने क्या किया? एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। अब ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले हो रहा है भाई? ये इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल यूनिवर्स नहीं है ना, यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे क्या है? आपके गैलेक्सी हैं। क्या है? बहुत सारी गैलेक्सी हैं। इन्हीं गैलेक्सीज में बहुत सारे क्या हैं? आपके सोलर सिस्टम है। क्या है? बहुत सारे सोलर सिस्टम है। इन्हीं सोलर सिस्टम्स में से एक आपका वाला सोलर सिस्टम है। और उस आपके वाले सोलर सिस्टम में आप रहते हो अर्थ पर, और जिस भी शहर में आप रहते हो वहां पे, ठीक है। तो ये क्या पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। और हमारा वाला जो गैलेक्सी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी धीरे धीरे पता चलेंगी। और इन सभी के ओरिजिन की तरीका एक ही माना जाता है। तो इनिशियल जो आइडिया था वो था नेबुला थ्योरी का, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। इनिशियल अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हमारा सोलर सिस्टम करीबन आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो आया था, ठीक है। इतने हजार साल पहले, करोड़ों साल पहले ये आ तो गया, बट हुआ क्या? यहां पर हुआ ये कि भाई ये एक्चुअल में उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, है ना। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स यहाँ पे क्या करते थे? लगातार क्वेश्चंस उठाते रहते थे, ठीक। तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी था सुपरनोवा का, ठीक है। सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट क्या है? सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट है जब कोई तारा फूटता है तो फूट के एक नए तारे के रूप में जन्म लेता है। तो हमने भी ये माना कि कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत हुई थी वो भी ऐसी हुई थी। कहीं पर कोई ब्लास्ट हुआ होगा, उस ब्लास्ट से हमारा जन्म हुआ। अब ये ब्लास्ट वाली थ्योरी कहाँ पे आ गई? आगे चलकर यहाँ पे आती है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमित्री। क्या नाम था? जॉर्ज लेमित्री। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था? बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी में सबसे पहली बार यहाँ पर, सबसे पहली बार यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इसके बारे में बताया कि भाई ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसने बोला कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ब्रह्मांड में उसकी शुरुआत एक ब्लास्ट से हुई है। किससे हुई है? एक ब्लास्ट से हुई है। अब ये ब्लास्ट कैसे था? तो इनिशियली जो हमारा सोलर सिस्टम था, अब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम डिफाइन साइज है, डिफाइन चीजें नहीं। हमने एक पॉइंट मान लिया कि ये एक सर्टेन पॉइंट था जहां पर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट से हमारे सोलर सिस्टम का क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ हुआ है? यहां से यहां पर क्या हुआ है? बिग बैंग हुआ है एक तरह से। क्या हुआ है? बिग बैंग हुआ है इस जगह। और यहां पर एक पीरियड आया जिसको हम लोगों ने कहा इन्फ्लेशन पीरियड। क्या कहा? इन्फ्लेशन पीरियड कहा। क्या कहा? इन्फ्लेशन पीरियड कहा। क्या कहा? इन्फ्लेशन पीरियड कहा। और इसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ? यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है।
क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। किसने बताया, इसी पर्सन जॉर्ज लेमित्री ने बताया। किसने बताया, जॉर्ज लेमित्री। तो एक बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे जॉर्ज लेमित्री, जिन्होंने बिग बैंग की थ्योरी को यहाँ पर फाइनली प्रेजेंट किया। और इन्होंने ये बताया जितनी भी हैवी बॉडीज हैं इन सभी का फॉर्मेशन इसी तरीके से हो रहा है। अब हमारे ब्रह्मांड को बनने में टोटल टाइम कितना लगा, तो 15 बिलियन ईयर्स एगो का टाइम लगा। मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस सर्टेन पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से लेकर आगे तक का जितना भी पीरियड हमारा बना है वो सबका सब क्या है, एग्जैक्ट हमारा 15 बिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड है। कितना है, 15 बिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड लगा है। ठीक है, और इस इन्फ्लेशन वाले पीरियड से अगर आगे तक का देखेंगे तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये 13.7 बिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब इतना लंबा टाइम हमारे ब्रह्मांड को बनने में लगा है, हमारे ब्रह्मांड को बनने में लगा है। अब आपसे कोई पूछे ब्रह्मांड के बारे में हम कितना जानते हैं, तो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में इतना भी नहीं जानते, हम 1% भी नहीं जानते। अगर सच बात तो ये है कि हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर की चीज़ों को भी ठीक से नहीं जानते। इवन उससे भी ज़्यादा सच ये है कि हम पृथ्वी पर भी आधे से ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते। ठीक है, उससे भी सच बात यह कि हम समुद्र का भी केवल और केवल अब तक 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और वो भी केवल रिसर्चर बोलते हैं हाँ 5% कर लिया, बट 5% भी नहीं एक्चुअल में किया है हम लोगों ने एक्सप्लोर। अभी हमारे लिए पृथ्वी अनदेखी है, अनछुई हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पृथ्वी पर भी अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या हैं, अनछुई हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। हमारी वाली जो गैलेक्सी है भाई, सबसे पहली चीज़ है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी हमारी वाली कौन सी है, मिल्की वे है। हमारी वाली का नाम क्या है, मिल्की वे, जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, आकाश गंगा कहते हो। क्या कहते हो, आकाश गंगा कहते हो। क्या कहते हो, आकाश गंगा कहते हो। तो हमारी वाली का नाम क्या है, आकाश गंगा नाम है। क्या नाम है, आकाश गंगा नाम है। ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उस गैलेक्सी के अंदर। अब आप कहोगे सर गैलेक्सी मतलब, ये समझा दो एक बार। देखो जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से स्टार भी हैं, सोलर सिस्टम भी हैं, ठीक है, और अदर बॉडीज भी हैं, अदर सेलिसिटर बॉडीज। क्या, अदर सेलिसिटर बॉडीज भी हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है हम लोग स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। और इसे स्टडी करने वाले को हम लोग कॉस्मोनॉट बोलते हैं। एक लाइट ईयर के बारे में अगर कोई पूछे कि कितना टाइम लगता है, तो नॉर्मली हम लोग जब लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं, मतलब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रही है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करने में लाइट कितना टाइम ले रही है ना। डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट ईयर कहेंगे। मतलब कि दो बॉडीज के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई प्लेनेट है, प्लेनेट ए, और यहाँ पर प्लेनेट है बी, तो प्लेनेट ए से लाइट जो ट्रेवल कर रही है प्लेनेट बी पर, और यहाँ से जब वापस आ रही है इस जगह पर, तो कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोगों ने किसके थ्रू फाइंड आउट किया, लाइट ईयर के थ्रू, कि लाइट को जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी, इसी लाइट ईयर से हमको ये पता चला कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स क्या कर रहा है, हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। आप कहोगे सर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आई हमको। ठीक है, ये कैसी चीज़ है, देखो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है मीन्स ये कि जब एक लाइट एक बॉडी से, बॉडी ए है ना, बॉडी ए से कोई भी चीज़ जब बॉडी बी पर जाती है, कहाँ पर जाती है, बॉडी बी पर जाती है, तो इस बॉडी से इस बॉडी पर जाने में जो टाइम लगा, मे भी मान लो यहाँ से यहाँ पर लाइट गई 1 साल में, फिर यहाँ से यहाँ पे वापस आई, तो उतना ही टाइम लगना चाहिए 1 साल। पर क्या पता ये बॉडी मूव कर रही हो, तो हो सकता है इसे वापस आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। अब हमने ये तो नोटिस किया यार यहाँ से लाइट गई और वहाँ से वापस आई, चलो ठीक है हमने कैलकुलेट कर लिया, बट ये हुआ फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हम लोगों ने फिर से यहाँ से लाइट भेजी,
क्या किया, फिर से लाइट हम लोगों ने यहाँ से भेजी। अब जब अगेन इस बार भेजी तो पता चला यार इस बार हमारा जो टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा लगा है, 2 साल लगा है, 3 साल लगे। इट मीन्स इसका मतलब ये जो बॉडी है क्या हो गई, दूर चली गई। और हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को जब हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम क्या होती है, हमको एक अलग जगह पर पता चलती हैं, एक अलग डायमेंशन में पता चलती हैं, एक अलग डिस्टेंस पे पता चलते हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है, चीज़ें मूव कर रही हैं, एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है यूनिवर्स, एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कितनी स्पीड है लाइट की, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी होती है। किसमें, वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पर 8 जीरो और लग जाएंगे, मीटर पर सेकेंड क्या है हमारी लाइट की स्पीड है। कहां पर, वैक्यूम में। कहां पर, वैक्यूम में। क्लियर है, क्लियर। तो गैलेक्सीज की अपनी एक ग्रेविटेशन फोर्स है, अपनी एक ग्रेविटेशन पावर है जो यहाँ पे क्या करती रहती है, काम करती रहती है, और सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी वाली जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। पहली बार गैलेक्सीज के बारे में किसने बताया, तो एडविन हबल ने बताया। ये वही हबल है जिनके नाम से आगे चलकर हबल टेलीस्कोप बना था। इन्हीं के नाम से आप लोगों ने एक नाम सुना था टेलीस्कोप का, तो वो हबल टेलीस्कोप एक्चुअल में इन्हीं के नाम से पड़ा था, क्योंकि इन्होंने ही पहले बताया कि हम भी एक गैलेक्सी के अंदर हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, तो अपनी वाली को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, और हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। हमारी वाली जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 1000 बिलियन स्टार्स क्या करते हैं, आसपास कहीं ना कहीं रोटेशन या रेवोल्यूशन करते हुए मिलते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, स्पेरल शेप है। आप कहोगे सर स्पेरल का मतलब क्या होता है, ये भी बताओ। देखो, एक शेप होता है हमारा एलिप्टिकल। एलिप्टिकल कैसा शेप है, कुछ इस तरीके का। मॉर्टिन की कॉइल देखी है, मॉर्टिन की कॉइल बिल्कुल उस तरीके का। फिर एक आता है स्पेरल। स्पेरल कैसा शेप है, स्पेरल है इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप किसका बनता है, स्पेरल का बनता है। फिर आता है इरेगुलर। इरेगुलर इसका कोई शेप डिसाइडेड नहीं है, कैसा भी हो सकता है, आड़ा तिरछा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई शेप डिसाइडेड नहीं है। तो हमारी वाली जो है वो स्पेरल शेप की है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमारी मिल्की वे का नाम क्या है, हमारी मिल्की वे कैसी शेप की दिखाई देती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं पूछा जा सकता, एकदम सेम क्वेश्चन। सेम ये चीज़ वही लिखी हुई है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये भी चीज़ वही लिखी हुई है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम स्पेरल शेप, इरेगुलर शेप, और हमारी वाली मिल्की वे का नाम। वेल, अब हम लोग बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कि आखिर हमारा सोलर सिस्टम क्या है। अगर हम लोग सोलर सिस्टम को लेकर बात करते हैं तो देखो, हमारा सोलर सिस्टम जुड़ा हुआ है एक ग्रेविटेशन फोर्स से, और ये ग्रेविटेशन फोर्स आती है कहाँ से, हमारे सन से। ये ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से आती है, सन से। और सन की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सभी के सभी प्लैनेट्स के ऊपर इंपैक्ट डालती है। किसके ऊपर इंपैक्ट डालती है, हमारे प्लैनेट्स के ऊपर इंपैक्ट डालती है। किसके ऊपर, हमारे प्लैनेट्स के ऊपर इंपैक्ट डालती है। यही सन से जो भी चीजें आ रही हैं, इसी सन से हमारी जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सब किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं, अदर जो बॉडीज हैं उनके ऊपर डाल रही है, प्लैनेट्स के साथ साथ जो सोलर सिस्टम है। अब हमें तो नहीं पता ना हमारे पास कितने सोलर सिस्टम है, आपको केवल एक पता है क्योंकि आप उसी सोलर सिस्टम में रहते हो, इसलिए आपको केवल एक पता है। पर क्या पता हमारी गैलेक्सी में और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हो, हम तो अभी तक अपनी गैलेक्सी के बाहर भी नहीं देख पाए हैं, इवन सोलर सिस्टम के बाहर भी नहीं देख पाए, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल आपको पता हो, तो और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा और जो भी चीजें हैं वो भी क्या कर रही हैं, सन के अराउंड ही घूम रही हैं। भाई सीधी सी बात है, आप किसके अराउंड घूम रहे हो, सन के अराउंड। और ये सब क्या करते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं। ऑर्बिट मीन्स सन और उसके आसपास चक्कर काटना। क्या हो रहा है, उसके आसपास सब क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सबके साथ। अब आपको यहाँ पे कहोगे सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब ये है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब ये है कि बीच में तो आ गया आपका, ऐसे समझो, या फिर
ये आपका है सन, और सन के अराउंड में आती है आपकी अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है कौन? आपका मून। आपका मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और अर्थ आपके सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। अर्थ क्या कर रही है? आपके सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है इस तरीके से, और मून अर्थ के चारों तरफ। बट मून अर्थ के चारों तरफ के साथ साथ सन के चारों तरफ भी तो घूम रहा है, इनडायरेक्टली घूम रहा है ना। तो फिर सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचने की बात थी क्या? नहीं, इतना ही है। इसीलिए कहा जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्या है मून्स हैं, या फिर जितने भी जिनको भी आप लोग कहोगे क्या हमारे सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो सब क्या करते हैं? इनडायरेक्टली एक तरह से चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, वेल हम लोग गैलेक्सी की जिस ब्रांच में है, जिस आर्म में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओरियन आर्म। क्या कहते हैं? ओरियन आर्म। मीन्स हमारी जो गैलेक्सी है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, और एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है। हम जिस आर्म में है, इस वाली सेकंड आर्म में हम लोग हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरियन आर्म कहते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हमारे सोलर सिस्टम में। सन तो है ही है, जो कि एक स्टार है, और हमारे सोलर सिस्टम में केवल एक ही एक सिंगल स्टार है। कौन है? वो सन है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं, एज वेल एज कुछ डेफ प्लैनेट। डेफ प्लैनेट मतलब छोटे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, कौन कौन से? प्लूटो, सेरस, एरिस, मेकमेक एंड हर्मीस। फिर आता है एस्ट्रॉइड्स, फिर आते हैं कॉमेट्स, फिर आते हैं मेट्रॉइड्स, एंड लास्ट में आते हैं इंटरप्लेनेटरी मीडियम्स, जहां पे आती हैं आपकी गैसेज एंड डस्ट। ये भी अभी समझेंगे क्या है, एक एक करके सारी चीजें। तो सबसे पहले हमारे प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो है हमारा सन, ये है हमारा सन। सन से अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे हैं हमारे 8 के 8 प्लैनेट्स। इसमें एक प्लूटो भी आता है, बट हम लोग 8 प्लैनेट पढ़ते हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट। ये 8 प्लैनेट्स हैं। यूरोपियन कंट्रीज को, गैलीलियो को, इन सब लोगों को ये सब जानने में कि हमारे 8 प्लैनेट हैं, हम लोग सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सब ये लोग जान पाए कब? करीबन करीबन 1700 के आसपास जाकर, 1600-1700 के आसपास, ईस्वी की बात बता रहा हूं। अभी मतलब आज से 400 साल पहले जाकर ये जान पाए कि हाँ यार, हमारी पृथ्वी गोल है, हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, और ये सब चीजें आज से ठीक 300-400 साल पहले। आप जितना भी साइंस का डेवलपमेंट देख रहे हो आज के टाइम पीरियड पे, वो सारा का सारा डेवलपमेंट आज से 400-450 साल पहले शुरू हुआ था। बहुत ज्यादा तो कहीं तो 500 साल पहले। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी। उससे पहले तक साइंस कैसा था दुनिया जानती है। अब सबसे मजेदार बात क्या है? आप आज भी मंदिर जाते हो, आज भी आप मंदिर जाते हो, माथा टेकते हो, पूजा पाठ करते हो। आज भी आप जाते हो शनिवार को, तो आप नवग्रहों की परिक्रमा करके आते हो। नवग्रह क्या है हमारे लिए? तो कहने के लिए सर ये प्लैनेट्स ही तो है। नहीं सर, आप ऐसे सोचो कि आपका अध्यात्म, आपकी संस्कृति कितनी महान है कि उसे किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ी, उसे किसी सैटेलाइट को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वो इतने विद्वान थे, हमारे जो जो भी ऋषि मुनि थे, हमारे जो भी संत थे, वो इतने विद्वान थे कि वो उस समय पर बता के गए कि हमारे नवग्रह हैं। इवन इसके अलावा वो नक्षत्र बता कर गए, कौन सा तारा किस जगह पर कहाँ दिख रहा है, किस तरह से दिख रहा है, ये सब बता कर गए। तो सोचो वो लोग कितना आगे थे, आपसे कितना एडवांस थे। वेल हमारे पास दो तरह की प्लैनेट कंडीशंस हम लोगों ने देखी। एक हमारे हैं इनर प्लैनेट्स, एक है हमारे आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और एक जुवेनाइल प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये टेरेस्ट्रियल क्या है? तो मार्स तक के जो प्लैनेट्स हैं इनको हम लोग बोलेंगे इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ये हो गए हमारे आउटर प्लैनेट। साइज क्या है भाई इनका? जो साइज है कैसे? स्मॉल साइज के हैं। कैसे हैं? स्मॉल साइज के हैं। स्मॉल मतलब छोटे साइज के हैं। जबकि इनका जो साइज देखो ये कैसा? मैसिव साइज है ना, जाइंट्स हैं दे यार। क्या है? क्या है? जाइंट्स हैं ये लोग, है ना। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो है ना, और बात करें तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। और यहां पे अगर बात करेंगे तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है?
लो डेंसिटी होती है। क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। क्लियर? तो कौन कौन से प्लैनेट हैं यहाँ पे देखो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पर देखो तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एंड जुपिटर को तो लेकर आजकल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने महाकुंभ किया है ना कुंभ। अब सोचो, यही बात फिर यहाँ पर भी आ जाती है कि हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है। कोई भी जो पंडित आज के टाइम पर है, ब्राह्मण है, जो आपको बता रहा है, वो आपको कहाँ पर देखकर बता रहा है? अपनी पोथियाँ खोलता है, उसमें से कैलकुलेट करता है और एग्जैक्ट बताता है कि 12 साल के बाद बृहस्पति वापस से इस जगह पर आएगा, इस कक्षा में आएगा और इस कंडीशन में होगा, और वहाँ से आपका क्या हो जाएगा? कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। और कितने दिन तक बृहस्पति पृथ्वी के साथ रहेगा, तब तक चलता रहेगा कुंभ। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है ना। अभी हम लोग आगे देखेंगे तो हमको एक से बढ़कर एक चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन के बारे में। सन क्या है? हमारा स्टार है। अगर हम लोग बात करते हैं तो 99.89% ऑफ मास क्या है? हमारे सन का ही है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा पार्ट अगर कुछ है तो वो क्या है? हमारा सन है। सबसे बड़ा मास एक्चुअल में किसका है? हमारे सन का है। सबसे बड़ा मास अगर किसी का है तो वो किसका है? सन का है। ध्यान रखना। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसके कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब बर्नआउट होती है, जब इसका फ्यूजन होता है तो क्या बनती है? हमारी हीलियम बनती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है 73% और हीलियम 25%, एंड बाकी अदर चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। इसका फ्यूजन से क्या बन जाएगी? आपकी हीलियम बनेगी। क्या बनेगी? आपकी हीलियम बनेगी। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है? एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है जो हीट और लाइट के फॉर्म में हमको मिलती है ना, जिसे हम लोग सनलाइट कहते हैं। इसी को तो सनलाइट कह रहे हैं। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सनलाइट कह रहे हैं। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सनलाइट कह रहे हैं। सन का जो आउटर लेयर है, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना, क्या कहते हैं? कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी, क्या? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है। ये वो लेयर है जो सबसे बाहरी परत है, और यही हमको क्या होती है? दिखाई देती है। यही हमको पता चलती है, यही हमारे लिए विजिबल है। और खास तौर से कब? हमारे सोलर एप्लिक्स के टाइम पर। यहीं से क्या निकलती है? सोलर विंड निकलती है। अब आपको सर ये सोलर विंड क्या है ये भी बताओ हमको, और सूर्य ग्रहण क्या होता है ये भी बताओ। तो सूर्य ग्रहण तो बताएंगे, सबसे पहले ये भी जानते हैं। तो अब ये क्या है ये भी अच्छे से देखते हैं। ये हमारा सन है। सन के अंदर का पार्ट है, फिर उसके बाहर का एक रेडिएशन पार्ट है, फिर उसके बाहर का एक और पार्ट है, फिर उसके बाहर की जो एक लेयर है, इसके बारे में बात करते हैं। आउटर लेयर जो आपको दिख रही है, ये लाइन सी जो दिख रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो, अब ध्यान से समझना। जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो बाहर की जो लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। 5 लाख से लेकर 1 लाख केल्विन तक की इसकी क्या होती है? हीट होती है। सबसे ज्यादा गर्म स्थिति में हमको देखने को मिलता है। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, जबकि अगर हम लोग क्रोमोस्फेयर के बारे में बात करें तो ये हमको कम पता चल रहा है, जबकि ये आप ऐसा क्यों बता रहे हो? देखो, रीजन है। रीजन क्या है? ये लपटें हैं। क्या है? ये लपट है। लपट कैसी होती है? ज्यादा गर्म होती है, ज्यादा झुलसाने वाली होती है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, आप लोगों ने कभी अगर नोटिस किया होगा, कहीं पर अगर आग जल रही होती है, कहीं पर अगर आग जल रही होती है तो आग की कई बार क्या होती है? लपटत जो होती है, जो बाहर आ रही होती है, इस तरह से बिखर रही होती है, वो क्या होती है? झुलसाने वाली होती है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, एकदम झटके के साथ आती है, तो वो क्या करती है? ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो सेम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी। तो सबसे इनर पार्ट क्या हमारा? कोरोना है। उसके बाद रेडिएक्टिव जोन है, उसके बाद कॉन्वेक्टिव जोन है, उसके बाद फोटोस्फेयर है, एंड फाइनली क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। अब यहाँ पे समझना है कि सर सोलर विंड है क्या? यहाँ पे कई बार इस तरह की कंडीशन बनती है ना, कई बार इस तरह की कंडीशन बनती है। सूरज पे क्या होते रहते हैं? छोटे छोटे ब्लास्ट होते रहते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? ब्लास्ट होते हैं। इन ब्लास्ट की वजह से क्या होता है? इन ब्लास्ट की वजह से होता क्या है?
ये आपका सन है और यहाँ पर आपकी जो आउटर लेयर है कोरोना, उससे सोलर विंड्स निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? सोलर विंड्स निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? सोलर विंड्स निकल रही हैं। जब ये सोलर विंड आगे की तरफ बढ़ती हैं, क्या करती हैं? आगे की तरफ बढ़ती हैं, है ना, आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो आगे जाने पर यहां पर जो हमारी अर्थ है, यहां पर जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर क्या होता है? अर्थ पर होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है? कुछ इस तरह से, है ना, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड काम करती है तो क्या होता है? कुछ वेव्स सी निकलती हैं उस मैग्नेटिक फील्ड से, इस तरह से एक बटरफ्लाई इमेज बन जाती है ऐसी, है ना, कुछ इस तरह की क्या बन जाती है? बटरफ्लाई इमेज बन जाती है ना। इस तरह की क्या बनती है? बटरफ्लाई इमेज बन जाती है। अब ये हुआ क्या? इससे हुआ ये जो सोलर विंड्स आई थी ये ऊपर की तरफ फिर क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई? ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई और यहाँ पर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई। किससे? जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से। बट ये जो जगह हमारी कमजोर है ना, यहाँ पर ये क्या करेगी? इम्पैक्ट डालेगी। क्या करेगी? यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगी। तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला पॉइंट रहता है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ऑरोरा बोर्डियोसिस एंड ऑस्टियोसिस, इस जगह पर, जिन्हें आप लोग कहते हो नॉर्मली पोलर लाइट्स कहते हो। क्या कहते हो? पोलर लाइट्स कहते हो। मतलब कि अब यहाँ पर सन में जब भी कभी कोई ब्लास्ट होता है, जब भी यहाँ से सोलर विंड्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं? सोलर विंड्स निकलती हैं। तो ये विंड्स ट्रेवल करती हैं किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकरा कर ये क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। वेल, आगे बात करते हैं अब अपने प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है कौन सा टेरेस्ट्रियल है, मतलब इनर लाइन में है, कौन सा आउटर लाइन में है, कौन किस तरीके का है, कैसी कंडीशन में वो घूम रहा है, उसके पास मून है नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम सन ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। रोटेशन, यस, 59 डेज में क्या करता है? ये रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो 88 डेज इसको लगते हैं। इसके बारे में बात करेंगे तो इस सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। और एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि ये सन के एकदम क्लोज है। फिर आता है हमारा वीनस। वीनस के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। इसके बारे में बात करेंगे तो 243 जो डेज हैं वो इसको लगते हैं। अब सोचो 243 डेज लगते हैं, 243 डेज सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन में। और अगर रोटेशन में देखोगे तो 225। इट मीन्स इसका मैक्सिमम टाइम क्या होता है? आधा पार्ट सन की तरफ रहता है और आधा पार्ट सन से छुपा रहता है। तो ये क्या होता है? ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। कैसा है? ये सबसे ज्यादा कैसा है? हॉटेस्ट है। सबसे ज्यादा कैसा है? हॉटेस्ट है ना। तो नीचे लिखा भी है। साथ ही साथ रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट चलता है। कैसा? ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको सर ग्रीन हाउस गैस क्यों है? भाई ग्रीन हाउस गैस इसलिए क्योंकि यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उस CO2 की वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। अब आपको सर ये भी समझा दो हमको कि आखिर ये ग्रीन हाउस गैस कैसे काम कर रही है। तो देखो ये वाला तो एग्जाम्पल एक तरफ कर देते हैं हम लोग, इसको इसी में एक और बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, मान लो ये आपकी क्या है? अर्थ है। ये आपकी अर्थ है। अरे यार, ठीक है। इस अर्थ में चारों तरफ क्या होता है? एटमॉस्फेयर है। इस अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है।
जब भी आप लोग पॉल्यूशन ज्यादा करते हो, पॉल्यूशन क्या, जब भी आप लोग पॉल्यूशन ज्यादा करते हो, पॉल्यूशन के अलावा जब भी यहां पर गैसेस इकट्ठा होती हैं तो वो क्या करती हैं, वाटर वेपर के साथ मिल जाती हैं। क्या, वाटर वेपर प्लस जो भी गैसेस होती हैं वो, प्लस और भी कोई अगर पार्टिकल यहां पे आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स हैं या और भी जो अदर चीजें हैं, ये सब मिल जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर एक कंप्लीट लेयर बन जाती है। ये लेयर क्या करती है, ये ट्रैप कर लेती है चीजों को, क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। अब ट्रैप कर लेगी तो जो हीट अंदर आ रही है, जो सूरज की हीट अंदर की तरफ आ रही है वो अंदर तो आ गई, पर अंदर आने के बाद वो बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि इस लेयर के अंदर ट्रैप हो गई। ट्रैप हो गई तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा। नेक्स्ट डे गर्मी आपको और ज्यादा लगी, उसके नेक्स्ट डे गर्मी और ज्यादा लगी। क्यों हमसे कहा जाता है कि रात को एसी नहीं चलाना चाहिए? नोटिस किया कभी आप लोगों ने, नहीं किया होगा। क्यों हमसे कहा जाता है कि रात को एसी नहीं चलाना? चलो ठीक है, दिन में चलाए सो चलाए, एक अलग बात है, बट रात को हमेशा मना किया जाता है। क्यों कहा जाता है एसी को जितना हो सकता है उतना ज्यादा कम टेम्परेचर, कम मतलब माइनस में नहीं, ऊपर के टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर में एक तरह से, है ना। 27 पे चलाओ, 28 पे चलाओ, 30 पे चलाओ, पर इस टेम्परेचर पे चलाने के लिए ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप 16 पे चलाओगे तो हीट बहुत ज्यादा क्या करेगा, एसी फेंकेगा, आपके कमरे को ठंडा करने में एनर्जी भी ज्यादा लेगा। और अगर हीट ज्यादा बाहर फेंकेगा तो उससे क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो जिन दिन के समय पर जितना हो सकता है उतना कम एसी का इस्तेमाल करो, और रात के समय पे एसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि रात को अगर आपने एसी का इस्तेमाल किया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिलता है कब, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जैसे ही आप सुबह उठते हो सडनली देखो, अरे यार आज इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, सूरज इतना क्यों चमक रहा है? सूरज जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, हमारे कर्म हैं जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अपने घर में एसी लगाते हो, सबसे अच्छा चीज़ क्या है, अगर आप अपने घर में एसी लगा रहे हो, अगर आप अपने घर में एसी लगा रहे हो तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आपके घर में हो सके तो कम से कम 2 पेड़ होने चाहिए। पेड़ मतलब गमले नहीं लगाने, पेड़ मतलब पेड़ होने चाहिए। ठीक है, अब आप कहो सर हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, तो आप अपनी बाउंड्री में एक जगह बनाओ, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाओ। क्यों, क्योंकि वो जो पेड़ होता है ना वो आपके आसपास की जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेगा, है ना, आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। और ऐसा होता भी है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो राजस्थान के लोगों से पूछो एक पेड़ का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ये इस टू बैठ जाता है, ये भी पता चल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें, इसका कोई मूल नहीं है। फिर बात करते हैं अर्थ, ये भी टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है, एक साल 365 दिन और 25 मतलब 6 आवर्स, 6 आवर्स का टाइम एक्स्ट्रा लगता है ना। ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है और इसीलिए जीवन जीने योग्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकदम परफेक्ट हीट है। क्या है, परफेक्ट हीट है ना, परफेक्ट टेम्परेचर है। क्या है, परफेक्ट टेम्परेचर है। और हमारा एक मून है। मार्स की बात करते हैं, मार्स की बात करें तो भी ये भी टेरेस्ट्रियल है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 24 घंटे और 6 आवर्स का टाइम लगता है इसको कंप्लीट अपना रेवोल्यूशन करने में, है ना, सॉरी रोटेशन करने में। फिर रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 647 डेज का टाइम लगता है, ऑलमोस्ट अर्थ के ठीक बराबर का टाइम लगता है। इसीलिए इसको आज के टाइम पर हम लोग क्या मानते हैं, रहने योग्य मानते हैं। बट जो वीनस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ की सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ की सिस्टर कहते हैं। और मार्स, मार्स रहने लायक है, बट अभी इसके ऊपर बहुत सारी क्या होनी चाहिए, रिसर्च होनी बाकी है, तब जाकर पता चलेगा कि ये हमारे लिए सच में रहने लायक है या नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वेल, इसे हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेड प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड है। क्या है, आयरन ऑक्साइड, है ना, क्या है, आयरन ऑक्साइड है। और आयरन ऑक्साइड नॉर्मली क्या होता है, जब जंग लग जाती है किसी लोहे में तो लोहा कैसा दिखाई देता है, लाल सा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। रेडिश दिखाई दे रहा मतलब कि आयरन ऑक्साइड, है ना।
तो अब किसी को आयरन की कमी हो तो ये मत बोलना जाओ भाई मंगल पर चले जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वहां पर जाकर कमी पूरी करो, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर है बट क्या है, बहुत ज्यादा पतला है, ठीक है, तो जीवन जीने योग्य नहीं है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। साथ ही साथ यहाँ पे जिसके जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर क्या है, बर्फ है। जैसे अर्थ का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां पे क्या है, बर्फ है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको बर्फ देखने को मिलती है। इसके दो क्या है, सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स मतलब कि मून है, एक फोबोस और एक डिमोस, क्या फोबोस एंड डिमोस। फिर आता है हमारा जुपिटर, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, ध्यान रखना कैसा है, लार्जेस्ट है। इसे गैस जाइंट बोलते हैं क्योंकि गैस से बना हुआ है कंप्लीटली। इसका रोटेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्यों, क्योंकि गैस से बना हुआ तो बहुत आसानी से घूमता है, जल्दी घूमता है, फास्ट घूमता है। इसको कितना टाइम लगता है, अर्थ के करीबन करीबन 12 साल के आसपास का टाइम लगता है इसे कंप्लीट अपना रेवोल्यूशन करने में। लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर एक रेड स्पॉट है, वो रेड स्पॉट किस लिए, वो रेड स्पॉट है एक्चुअल में इसके ऊपर चलने वाला तूफान जो आज से कई हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे मून्स हैं, करीबन करीबन 95 मून्स अभी तक फाइंड आउट किए जा चुके हैं इसके। फिर बात करते हैं हमारे सैटर्न के बारे में। सैटर्न के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक गैस जाइंट है और इसे करीबन 10.7 आवर्स का टाइम लगता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है, क्या रीज़न है कि हम लोग जुपिटर के लिए एक तरह से कुंभ जो होता है हमारा वो जुपिटर के लिए होता है, किसी और प्लैनेट के लिए क्यों नहीं होता, क्या रीज़न है कि कुंभ जो हो रहा है उसमें हम लोग स्पेशली जुपिटर को वो करते हैं, इससे जुपिटर को थैंक्स गिविंग कर रहे हैं एक तरह से, है ना। क्यों है एक तरह से ये जुपिटर के लिए ही क्यों हो रहा है, एक्चुअल में जुपिटर का जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और वो ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी वजह से होता क्या है कि जब भी कोई बाहर की बॉडी अर्थ की तरफ आ रही होती है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ की तरफ आ रही है उसे जुपिटर क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा है। तो वो ग्रेविटेशन पुल जब अपनी तरफ खींच लेता है तो अर्थ को कोई भी खतरा नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। वेल जुपिटर पता चल गया। सैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, इसे कितना टाइम लगता है, 29.46 ईयर्स का टाइम लगता है इसे अर्थ के बराबर का, किसमें, रेवोल्यूशन करने में, ठीक है। वेल इसके पास बहुत सारी रिंग्स हैं, बहुत सारी रिंग्स में इसके पास 7 रिंग्स हैं, कितनी, 7 रिंग्स हैं, और कई सारे मून्स हैं। कितने मून है, 146 मून्स हैं अभी तक, ठीक है। ये अपडेटेड लिस्ट है 2024 के अकॉर्डिंग। फिर आता है यूरेनस। यूरेनस क्या है, हमारा आइस जाइंट है, ठीक है, तो 17.2 आवर्स का है। और अगर इसके बारे में बात करें, ये भी कैसे चलता है, ये भी ईस्ट टू वेस्ट चलता है। बाकी के जो प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब उल्टे चल रहे हैं। दो प्लैनेट कौन से, एक वीनस और एक यूरेनस, ठीक है। तो करीबन करीबन 84 ईयर्स का टाइम लगता है इसको अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा रोटेशन रेवोल्यूशन, वो भी अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। ये थोड़ा सा साइडवे टिल्ट है, टिल्ट है मतलब कि झुका हुआ है, झुका हुआ कितना है, 66.5 डिग्री, क्या है, बैंड है। साथ ही साथ इसके साथ भी कई सारे रिंग्स दिखाई देते हैं हमको। नॉर्मली इसके 5 से 3 रिंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद 27 मून्स हैं। फिर आता है नेपच्यून। नेपच्यून हमारा एक आइस जाइंट है और ये 16.1 आवर में क्या करता है, अपना कंप्लीट रोटेशन खत्म करता है। अर्थ के 164 ईयर्स के आसपास का इसको टाइम लगता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड यहाँ पे चलती है, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज हैं, ठीक है। एक डार्क स्पॉट की तरह से क्या होता है, हमको दिखाई देता है। और इसके पास 14 क्या है, हमारे मून है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो दो चीजें आपको दिखती हैं, एक आपको दिखती है एस्ट्रॉइड बेल्ट और एक दिखती है आपको कूपर बेल्ट। ये एक तरह का डिवीजन है, बाउंड्री। जैसे आपका घर है, आपका घर कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, उसके आसपास क्या बनी होती है, बाउंड्री बनी होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर भी बाउंड्री है। तो हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनर प्लैनेट्स हैं, कौन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसके बीच में एक लाइन आती है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब ये जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मेनली चीजें क्या मिलती हैं आपको, रॉक्स, ठीक है, गैस, डस्ट, ये मिलती हैं चीजें। मेनली क्या मिलती हैं, रॉक्स, बड़ी बॉडीज मिलती हैं, है ना।
एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं, है ना। फिर आता है हमारा क्या? कूपर। कूपर बेल्ट मतलब कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनके बाद हमको क्या दिखता है? हमें कूपर बेल्ट मिलती है। क्या मिलती है? ये कूपर बेल्ट मिलती है। और कूपर बेल्ट मेनली किससे बनी है? आइस, गैस एंड डस्ट। तो इन तीन चीजों से क्या बनी हमारी पूरी की पूरी? कूपर बेल्ट बनी है। एंड इसके बाद हमारा सोलर सिस्टम क्या हो जाता है? एंड। तो ये एक जगह क्या है? इसके बाद की जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? एंड ऑफ सोलर सिस्टम। ये क्या हमारा सोलर सिस्टम का एंड है। वेल, अब जो भी बॉडीज हैं, अदर बॉडीज जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन कौन सी? सबसे पहले आते हैं कॉमेट। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए सर ये सब में फर्क क्या होता है। दे ऑल आर द सेल सिस्टर बॉडीज, दे ऑल आर द सेल सिस्टर बॉडीज, और ये सब की सब एक ही है। आप चाहे कॉमेट बोलिए, आप चाहे एस्ट्रॉइड बोलिए, आप चाहे मेट्रॉइड बोलिए, चाहे तो आप मेटियोर बोलिए, चाहे तो आप फायरबॉल बोलिए, और चाहे तो आप मेट्रॉइड्स बोलिए, ये सब के सब एक ही हैं। पर कौन कहाँ पर किस जगह उपलब्ध है उसके हिसाब से इसको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस वक्त क्लास में हो, मे बी आपने जो भी नाम रखा होगा अपना, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी नाम होगा आपका, रोहित, सोहित, मोहित, हीना, रेखा, जया, सुषमा, ठीक है, जो भी नाम हो आपका, वो नाम आपका रहेगा। बट आपके दोस्त आपको कुछ और बोलते होंगे, चिंकी, पिंकी, मिंकी, टिंकी, है ना, होगा ऐसा कुछ एग्जैक्टली सेम। अगर आप अपने नाना के घर जाते हो तो नाना के घर में शायद आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे प्यार से। आप अपने दादा दादी के पास जाते होगे, वो आपको कुछ और बोलते होंगे प्यार से, और आपके दोस्त आपको बहुत कुछ बोलते होंगे, है ना। तो आप जिस जगह हो उस जगह के हिसाब से क्या पड़ जाता है? नाम पड़ जाता है। एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी यही स्टोन्स हैं जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, तो उनका नाम भी वैसे ही पड़ जाएगा। अब मान लो कोई स्टोन है जो आइस, रॉक, डस्ट पार्टिकल इन सब के साथ भरा हुआ है और सूरज के पास से गुजर के जा रहा है। अब सूरज के पास से गुजरेगा तो क्या होगा? उसके पीछे एक पूंछ बनेगी, और ये जो पूंछ बनेगी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कॉमेट की कंडीशन कहलाएगी, है ना। अर्थ के पास से एक हेनरी तारा गुजर के जाता है एट एवरी 76 ईयर्स पर, है ना, हेली कॉमेट जिसको हम लोग कहते हैं। सेम इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? एस्ट्रॉइड। बट एस्ट्रॉइड ये सन के पास नहीं जा रहा, ये भी सेम वही चीज है, रॉक कंडीशन है, नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, बट सन के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहा है। ज़्यादातर कहाँ पे रहेगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट के आसपास रहेगा, मार्स और जुपिटर के बीच दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड हो गया। फिर आते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स जो मूव करके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करके कहीं और चले जाते हैं, कहीं और मूव करने लगते हैं। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये लोग रुकते नहीं है। क्या होंगे? किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। किसी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मेट्रॉइड्स कहेंगे। फिर मेटियोर। मेटियोर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे, इस तरीके से गिरते हुए दिखाई देंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे मेटियोर। क्या बोलेंगे? मेटियोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटियोर बोलेंगे। और ज्यादातर जो मेटियोर होते हैं वो हमारे मीजोस्फीयर में जाकर क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं अरे ये देखो टूटता हुआ तारा, विश मांग लो। कई बार वो जिसके ऊपर गिरता है उसकी विश मिटा देता है बहुत सारी, ठीक है। और जब बहुत सारे मेटियोर्स एक साथ गिरते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटियोर शावर कहते हैं। फिर आता है फायरबॉल्स। फायरबॉल जब यही मेटियोर नॉर्मल ना गिरकर जलता हुआ गिरता है। कैसे होता है? जलता हुआ गिर रहा होता है, ठीक है। और ये हमारे मीजोस्फीयर से एंटर कर जाए, क्या हो जाए? अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीजोस्फीयर के नीचे आ जाए, ठीक है, और बर्निंग कंडीशन में दिखाई दे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फायरबॉल बोलेंगे। फिर आता है मेट्रॉइड। मेट्रॉइड के बारे में बात करें जब वो हमारी अर्थ से टकरा जाएगा, जब वो हमारी अर्थ से टकरा जाएगा,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेट्रॉइड बोलेंगे। बस ये अलग अलग कंडीशन है सबके सब एक ही, पर अलग अलग स्थिति में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वेल अर्थ के बारे में बात करते हैं। प्लैनेट के बारे में जान लिया, अर्थ के बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये थर्ड प्लैनेट है आफ्टर द सन, और ये जिस कंडीशन में, ये क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन में। गोल्डीलॉक्स जोन में कोई भी अगर प्लैनेट अगर गोल्डीलॉक्स जोन में होगा तो वहां पर एक क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और ये जो टेम्परेचर होगा ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा। ये इतना ज्यादा परफेक्ट होगा टेम्परेचर कि यहां पर जो पानी होगा वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में। मींस अर्थ की यहां पर है गोल्डीलॉक्स जोन में, जिससे आप लोग हैबिटेबल जोन भी कहते हो या हैबिटेट जोन भी कहते हो। क्या कहते हो, हैबिटेबल जोन या हैबिटेट जोन भी कहते हो। तो वो क्या है, हमारी अर्थ है। पानी यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, लिक्विड फॉर्म में। और अगर आप ओशियंस, लेक्स, रिवर्स कहीं पर भी जाओ, आपको कैसा दिख रहा है, पानी लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। और जहां पर भी लिक्विड फॉर्म में पानी होगा वहां पर लाइफ क्या होगी, रिस्पॉन्ड करेगी। क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। इवन आज के टाइम पर भी हम लोग मून पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मून पर, क्या जरूरत है हमें मून पे जाने की। मून पर भी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, पानी तो ढूंढ रहे हैं, कुछ और ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, है ना। मार्स पर भी जा रहे हैं, पानी क्या ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। क्यों, अगर पानी हो गया तो जीवन अपने आप ही है। अगर हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, आर्गन देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, एंड अदर गैसेस देखने को मिलती है। नाइट्रोजन कितना, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हमको देखने को मिलता है। और इतना कार्बन हमारी अर्थ के लिए एकदम परफेक्ट है। बट ध्यान रखना, अगर इससे पॉइंट भर भी ज्यादा हुआ, अगर यही कार्बन 0.05 हो गया तो लिटरली आपका जीवन सर्वनाश की तरफ चला जाएगा। और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। लिटरली हमारी जीवन ऑलमोस्ट सर्वनाश की तरफ चला जाएगा अगर ये थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, पर सिर्फ उतना ही होना जरूरी है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे, टू मेंटेन द टेम्परेचर। टू मेंटेन द टेम्परेचर, किसके लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। बात समझ में आई, क्लियर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में ना आए। वेल ऑक्सीजन जो कि हमारा सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। जितने भी हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब सांस लेने वाले जितने भी चीजें हैं वो सब इसी के ऊपर क्या कर रही हैं, डिपेंड करती हैं। और यही क्या करता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइफ है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। हमारे ही एटमॉस्फेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर, जो क्या करती है, यूवी रेज या यूवी रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्व करने का काम करती है। क्या करती है, एब्जॉर्व करने का काम करती है। जो कहां से आ रही है, सन से आ रही है। और सन से भी कहां से आ रही है, सन से जो एनर्जी आ रही है, जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी या लाइट हमारे पास आ रही है उसमें क्या होती है, यूवी रेज होती है। क्या होती है, यूवी रेज होती है। और खास तौर से तब ज्यादा होती है जब सोलर विंड्स होती हैं, मेनली जब सोलर विंड्स आती हैं। ठीक है। और ओजोन जो होती है वो क्या है, ओजोन जो गैस है ये क्या, एक तरह की प्रोटेक्शन है। क्या हमारी, क्या अर्थ की प्रोटेक्शन है। अर्थ की क्या है, प्रोटेक्शन की जैसी है। क्या है, अर्थ के प्रोटेक्शन की जैसी है। और दूसरी चीज अगर अब बोले तो अर्थ के प्रोटेक्शन की जैसी तो है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जहरीली भी है ना। क्या है, जहरीली भी है, नुकसान पहुंचाती है। अर्थ की शेप कैसी है, ये कई बार पूछा था, अर्थ की शेप कैसी है। देखो एक होता है स्पिराइड, एकदम परफेक्ट सर्कुलर। क्या अर्थ ऐसी है, नहीं है। हम लोगों को बचपन में बताया था अर्थ संतरे की जैसी है, पढ़ा होगा बचपन में। किसके जैसी, संतरे के जैसी है, ऑरेंज। ऑरेंज ही क्यों लिया एग्जाम्पल, ऑरेंज ही क्यों लिया एग्जाम्पल, क्योंकि ऑरेंज ना तो एकदम परफेक्ट गोल है, ना ही परफेक्ट स्पिराइड कंडीशन में, ना ही इलिप्टिकल कंडीशन में। तो है कैसी कंडीशन,
उस कहीं से दबा हुआ है, कहीं से पिचका हुआ है, कहीं पर ऊपर की तरफ हो रहा है, कहीं नीचे की तरफ हो रहा है, ऊपर से दबा, नीचे से दबा, तो वही कंडीशन हमारी भी है। अर्थ की जो कंडीशन है वो कैसी, ज्वाइड है। ज्वाइड का मतलब क्या होता है, जियो प्लस आईडी। जियो मतलब कि पृथ्वी, जिसकी अपनी एक पहचान है, जियो आईडी है ना। तो ज्वाइड पृथ्वी जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग रूप है। इसी को हम लोग हिंदी में गोलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलाभ कहते हैं। वेल अगर आप देखोगे अर्थ में कहीं पर तो जमीन है, जहां पे जमीन होगी वहां पे अर्थ ऊपर होगी। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग देखोगे तो उसमें मैं यही सब चीजें बता रहा हूँ आपको। कहीं पर अर्थ बहुत ज्यादा ऊंची है, कहीं पर अर्थ अंदर दबी हुई है, क्यों, क्योंकि वहां पर ओशियंस है ना। तो इसीलिए अर्थ हमको ऐसी दिख रही है, इसीलिए संतरे का एग्जाम्पल हमेशा लिया जाता था। वेल अब बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट को लेकर। देखो हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, एक करते हैं रोटेशन और एक करते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में फर्क क्या है, रोटेशन जब अपने एक्सेस पर अर्थ क्या करिए, घूम रही है, क्या करिए, अपने एक्सेस पे घूम रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें दिया है क्या अपन ने, कहाँ गया, नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, कहाँ हो रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इसको तो हम कहेंगे रेवोल्यूशन। और जब अपने एक्सेस पे घूम रही है, जब अपने एक्सेस पे घूम रही है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग रोटेशन। क्या कहेंगे, रोटेशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन, रोटेशन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घूर्णन, क्या कहते हैं, घूर्णन, ठीक है। तो अपने एक्सेस पर घूमना। और क्या है, अर्थ सबसे पहली चीज तो 23 डिग्री झुकी हुई है, कौन, कितने, 23 डिग्री क्या है, बैंड है, किसके ऊपर, अपने एक्सेस के ऊपर, किसके ऊपर, अपने एक्सेस के ऊपर। तो अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सेस के ऊपर, ठीक है। और ये एक इमेजिनरी लाइन दिखती है हमको, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, मतलब कि यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रही है ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। बट हमको ये पता है कि हाँ यहाँ पर हमारा साउथ पोल है और यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। वेल डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज करती है, वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए तो ईस्ट से क्या होता है, सनराइज होता है, वरना वेस्ट से नहीं निकलने लगता। फिर पीरियड के बारे में बात करते हैं, कितना टाइम लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड का कंप्लीट टाइम हमको लगता है, ठीक है। एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन हमारा नहीं होता है ना, एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन हमारा नहीं होता, ध्यान रखना। 23 घंटे 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड का कंप्लीट टाइम हमको लगता है। वेल फिर बात करते हैं रेवोल्यूशन को लेकर। अच्छा एक चीज और भी है, रोटेशन के ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, भाई सीधी सी बात है, रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका डे एंड नाइट। क्या डे एंड नाइट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके, है ना, तारीखें बदल रही हैं, दिन बदल रहा है, क्या बदल रहा है, रात हो रही है, ये सब कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रेवोल्यूशन के बारे में। जब भी रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये कैसा पाथ है, एक इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ मतलब कि परफेक्ट सर्कल नहीं है, थोड़ा फैला हुआ है। अगर आप देखो परफेक्ट सर्कल होता तो एकदम बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता, बट ये ऐसा नहीं दिख रहा, क्या है, फैला हुआ है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो बिल्कुल वैसा ही है। सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ ऑर्बिट कर रही है या घूम रही है या परिक्रमा कर रही है, क्या कहते हैं, परिक्रमा कर रही है। अरे सीधी सी बात है, तुम ऐसे समझ लो, जब आप लोग शादी होती है या आप में से किसी की शादी हुई होगी, तो शादी में क्या करते हैं हम लोग, शादी में क्या करते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं ना, परिक्रमा करते हैं। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बीवी क्या करती है, उंगली पड़ना चाहती है, तो वो जो उंगली पड़ना चाह रही है वो क्या है, वो रोटेशन है, वो क्या है, रोटेशन है। और रेवोल्यूशन, जब बीवी के पीछे पीछे आप ऐसे परिक्रमा कर रहे थे तो वो क्या था, परिक्रमा। और जब उसने नचाना शुरू किया तो उसको क्या कहेंगे, रोटेशन। बस इतना फर्क है, रोटेशन आप अपने एक्सेस पे घूम रहे हो, रेवोल्यूशन उसके चारों तरफ घूम रहे हो, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई होगी। तो परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, ठीक है, ये कैसा है, ये भी काउंटर
क्लॉकवाइज है। क्या ऐसा होता है? काउंटर क्लॉकवाइज होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 25 मतलब कि 6 आवर्स। कितने? 6 आवर्स एक्स्ट्रा। तो ये जो 6 आवर्स हैं ये आगे चलकर क्या हो जाता है? इंटू 4 करेंगे तो कंप्लीट 24 आवर्स हो जाएंगे। 24 आवर्स मतलब लीप ईयर, तो इसी से क्या बन जाएगा आपका? लीप ईयर बन जाएगा, मतलब 366 डेज हो जाएंगे आपके एवरी 4 ईयर्स पे। ठीक है। स्पीड के बारे में बात करें तो भाई सन के चारों तरफ फास्टेस्ट मूविंग कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है, एक मिलती है पेरीहेलाइन और एक मिलता है एपीहेलाइन। ठीक है, पेरीहेलाइन जहां पे क्लोजर टू सन है, ये क्या है? क्लोजर टू सन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीहेलाइन। और जहां पे हमारी स्पीड स्लो होगी उस क्या बोलेंगे? फॉर अवे फ्रॉम सन, सूरज से सबसे ज्यादा दूर। तो यहां पे सूरज से क्या होगी? दूरी ज्यादा होगी, और यहां पे दूरी कैसी होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो यहां पे खैर आपके सामने आ भी गया है। ठीक है, जनवरी की 3 तारीख को, और एपीहेलाइन अगर बात करेंगे तो 4 जुलाई को। क्लियर? अब रेवोल्यूशन की वजह से फर्क क्या पड़ रहा है? तो भाई रेवोल्यूशन की वजह से आपके सबसे पहली चीज क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ता है ना। क्लाइमेट के साथ साथ सीजन्स के ऊपर असर पड़ता है ना। ये सब चीजें क्या है? इसके ऊपर असर डालती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस चीज को। अब अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और भी आती है। एक पूछा जाता है आपसे इक्विनॉक्स कब होता है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? अब ये चीज है कि सर व्हाट इज इक्विनॉक्स, ये इक्विनॉक्स है क्या? जो आपका 21 मार्च को हो रहा है, ये इक्विनॉक्स है क्या? है ना, ये बहुत पूछा जाएगा कि सर ये इक्विनॉक्स क्या है। देखो, इक्विनॉक्स जिस दिन डे एंड नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम। अब ऐसा 2 बार होता है, एक होता है आपका 21 मार्च को और एक होता है आपका 23 सितंबर को। यहां पर भी क्या होगा? डे इज इक्वल टू नाइट, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं इधर और इधर। यहां पर क्या कंडीशन? यहां पे आता है समर सोलिसिटर। वो कब होता है? 21 जून को होता है। क्या होता है? 21 जून को देखने को मिलता है हमको। क्लियर? और यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पर आपका आता है विंटर सोलिसिटर। यहां पे क्या होगी? लॉन्गेस्ट नाइट होगी आपकी, सबसे लंबी रात, और यहां पे सबसे लंबा दिन। ठीक, फिर आगे बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं हमारे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। अब ये कंडीशन बहुत आराम से आपको समझ में आ सकती है। सूरज, बीच में चंद्रमा और एक तरफ पृथ्वी। बीच में चंद्रमा आ गया और एक तरफ पृथ्वी आ गई, तो ऐसे में आपको कौन नहीं दिखाई दे रहा? सूरज नहीं दिखाई दे रहा। सूरज नहीं दिखाई दे रहा, जिस क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सोलर इक्लिप्स। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? सोलर इक्लिप्स की। किसकी? सोलर इक्लिप्स की। फिर सेम अर्थ और मून। अब मून के ऊपर क्या आ रही है? कंप्लीटली शेडो आ रही है। किसकी? अर्थ शेडो आ रही है। अर्थ की क्या आ रही है? शेडो आ रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा? आधी पृथ्वी के लिए चंद्रमा गायब, क्योंकि इनके लिए तो अलग कंडीशन है। इनके लिए तो दिन है, दिन वालों के लिए क्या पता चलेगा? चंद्रमा। रात वालों को पता चलेगा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या हो गया? लूनर इक्लिप्स। बात समझ में आई? एकदम परफेक्टली सीधी सिंपल सी बात है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहां पे समझ में ना आए।
ज़्यादातर जो लूनर इक्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे वो कब देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर आपको पूर्णिमा और अमावस्या, मेनली फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पर। ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट आज का, जिसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज का हमारा लास्ट पॉइंट। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या? सबसे पहले अगर इन लाइनों के बारे में देखेंगे, ये सारी की सारी लाइनें कैसी हैं? इमेजिनरी लाइन्स हैं। कैसी हैं? इमेजिनरी लाइन्स हैं। अब इमेजिनरी लाइन कैसी होती है? काल्पनिक है, केवल मानी हुई है। क्या ये सच में अर्थ के ऊपर इस तरह से लाइनें ड्रॉ हैं? नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ताकि हम लोग चीजों को परफेक्टली क्या कर पाए? स्टडी कर पाए, समझ पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी जगह का डिस्टेंस निकालना, कहीं पर आप रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो D45 गोविंदपुरी मेरठ यूपी। अब मुझे आपको अगर लेटर भेजना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लेटर में आपका यही एड्रेस लिखूंगा, आपका हो सकता है पिन कोड नंबर लिख दूंगा। तो अब होगा क्या? जो भी लेटर आपके एरिया में पहुंचेगा वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? मेरठ पहुंचेगा, यूपी के मेरठ में। मेरठ में आने के बाद फिर वो गोविंदपुरी में वो डी ब्लॉक में 45 नंबर घर में आपके पास पहुंच जाएगा। यही आपका एड्रेस है। एक डिफाइन हो रहा है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही ये लाइनें जो है ना, ये भी क्या करती हैं? यही काम करती हैं। ये लाइनें क्या करती हैं? एक तरह का एड्रेस डिफाइन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक तरह का एड्रेस डिफाइन कर रही हैं। इनसे क्या डिफाइन हो रहा है? एड्रेस डिफाइन हो रहा है कि आप एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हो, एग्जैक्ट आप किस लोकेशन पर हो। ये कैसे पता चलेगा? इन्हीं लाइनों की हेल्प से पता चलेगा, इन्हीं लाइनों की हेल्प से पता चलेगा। तो यहां पर एक लाइनें आती हैं जो इस तरीके से दिखती हैं और एक लाइनें इस तरीके से दिखती हैं आपकी, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखा जाएगा तो जितनी भी लाइनें इस तरीके से आपको दिख रही हैं, तो ये लाइनें कैसी हैं? लेटी हुई हैं। लेटी हुई लाइनों को हम लोग क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे। लैटिट्यूड बोले तो अक्षांतर, क्या कहेंगे? अक्षांतर कहेंगे। और एक लाइनें वो होती हैं जो खड़ी होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जा रही हैं, तो कुछ इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से जाएंगी। तो ऐसी लाइनें क्या कह ले जाएंगी? लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। लॉन्गिट्यूड बोले तो देशांतर। क्या होगा? देशांतर। मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत होगी नहीं, सबके सब फार्मर वाले हैं, तो अंग्रेजी तुम्हारी वैसे भी बहुत बढ़िया रहती है भगवान की दया से, ठीक है। बट फिर भी मैं काफ़ी सारे टर्म आपको हिंदी में बताता रहता हूँ। तो लैटिट्यूड, अक्षांतर, और देशांतर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसका मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। इनका मूवमेंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन इक्वेटर लाइन है, जो कि इसकी मेन लाइन मानी जाती है, ठीक है। और एक ही मेन लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे हमको दो लाइन देखने को मिलती है, एक प्राइम मेडिटेरियन, इसको हम लोग क्या 0 डिग्री लाइन के रूप में देखते हैं। इसके अलावा एक लाइन और भी है जिसे हम लोग कहते हैं 180 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है प्राइम मेडिटेरियन, ये तो 0 डिग्री पे दिखेगी आपको। कहाँ पर दिखेगी? 0 डिग्री पे दिखेगी। बट इसके अलावा एक और लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री। ये क्या है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। क्या है? डेट लाइन है। यहां से क्या तारीख डिसाइड होती है। फिर आती है दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सारी लाइनें क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल कैसे हैं? यहाँ पे देखो, ये सारी लाइनें क्या है? पैरेलल है, आगे भी पैरेलल रहेंगी, ठीक है। वहीं पर दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, मीट ऑन पोल्स। ये क्या होती हैं? पोल्स पे एक दूसरे से आकर मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से लाइन चल रही, नीचे जाकर पोल पे मिल जाएगी, साउथ पोल पर। यहाँ से लाइन चल रही, नीचे जाकर साउथ पोल पर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर इनका डिस्टेंस, लाइनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं दीज लाइन्स आर आल्सो पैरेलल लाइन्स, इनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं।
बट इनको ऐसा नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं हम लोग, मेरिटाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे तो ये लाइन क्या होती है, अपनी लेंथ को डिक्रीज करती रहती है, मतलब इनका जो साइज होता है लेंथ का वो छोटा होता रहता है। कैसे, देखो यहां पर ये लाइन छोटी होगी और यहां पर ये लाइन और छोटी है, यहां पर ये लाइन सबसे ज्यादा बड़ी है क्योंकि इक्वेटर वाला पॉइंट है, यहां पर इक्वेटर के नीचे ये लाइन छोटी हो जाएगी, नीचे जाकर और छोटी हो जाएगी, इसके नीचे और छोटी हो जाएगी, होगा ना ऐसा। तो ये क्या करती है, अपनी लेंथ कम करती रहती है। वहीं पर अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये कैसी होती है, हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन है तो यहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए, इनका आपस का डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर इनका डिस्टेंस होगा, एक एवरेज डिस्टेंस। यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, 111.32 किलोमीटर क्या होगा, इनका डिस्टेंस होगा। तो यहां पे बात समझ में आ गई, क्लियर है। लैटिट्यूड मीजर अप टू 180 डिग्री, कितनी लाइन है यहाँ पर आपको 180 डिग्री लाइन देखने को मिलेगी, मतलब 180 लाइनें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। वैसे 181 हम लोग बोलते हैं, बट 180 एक लाइन हम लोग डबल काउंट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 360 लाइन्स या 360 डिग्रीज देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये लाइनें आ रही हैं, इस तरीके से करते 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 टोटल कितनी 180 लाइनें, और जो इक्वेटर वाली लाइन है इसको हम लोग 2 बार क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से लाइनें जा रही हैं और कंप्लीट कितनी लाइनें जाती हैं, 360 लाइनें, कितनी 360 लाइनें। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन और बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन पता चल रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो क्या आता है, वो आती है आपकी ये लाइनें। तो सबसे पहले हमारी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन के बारे में बात करेंगे तो साउथ अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और एशिया से गुजरती है। कौन कौन से देशों से गुजरती है ये आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वैसे आपसे पूछेगा नहीं बट हाँ कॉन्टिनेंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर आती है प्राइम मेडिटेरियन लाइन, प्राइम मेडिटेरियन लाइन यूरोप और अफ्रीका से गुजरती है। ये कौन सी, ये आपकी एक्चुअल में जीएमटी है। कौन सी है, जीएमटी लाइन है। जीएमटी बोले तो जहां से आपकी क्या हो रहा है, टाइम डिसाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम डिसाइड हो रहा है। क्या डिसाइड होता है, टाइम डिसाइड होता है। फिर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया से गुजर रही है। अब जब इसके बारे में बात होती है तो खास बात क्या है, ये एक्चुअल में इंडिया के ऊपर से भी गुजर रही है। कहां से गुजर रही है, इंडिया के ऊपर से। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इंडिया के 8 स्टेट्स के ऊपर से गुजर रही है। कितने, इंडिया के 8 स्टेट्स। अभी इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, तो वहां पे ये चीज और डिटेल में आ जाएगी, आपको सारे स्टेट्स में बताऊंगा, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, सॉरी मिजोरम तक। ठीक है, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में बात करेंगे तो ये साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। अब ये कितने पर गुजरती है, ये 0 डिग्री पर, ये भी 0 डिग्री पर गुजरती है, पर 0 डिग्री ऊपर से नीचे, लॉन्गिट्यूड है ये, कौन सी लॉन्गिट्यूड है ये, जबकि ये देशांतर है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजर रही है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये 23.5 डिग्री साउथ से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है, साउथ से गुजर रही है। तो ये था आपकी आज की क्लास का कंप्लीट टॉपिक। आपको आज की क्लास में पता चला किसके बारे में, सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, अपने यूनिवर्स के बारे में, एज वेल एज आपको पता चला आपकी अर्थ के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है ये होता है कंप्लीट टॉपिक आपका एंड। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और कुछ और चीज़ों के साथ, जहाँ पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे ज्योग्राफी को लेकर। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।